सो डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मोडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच का सेकंड वर्जन, जो कि रियल वर्ल्ड में आपका एप्लीकेबल है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में टैक्सेस होते हैं। इनका फर्स्ट वर्जन जबकि मानता है कि टैक्सेस नहीं हैं, तब आपका फर्स्ट वर्जन काम करता है, एप्लीकेबल है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। रियल वर्ल्ड में तो कोई भी इकोनॉमी, शायद ही कोई इकोनॉमी आपको ऐसी मिले जहां टैक्सेस ना हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में टैक्सेस होते हैं। और रियल वर्ल्ड में आपकी ये थ्योरी सेकंड वर्जन इनका ये इन्होंने प्रेजेंट किया है उसके लिए। तो इसमें इन्होंने टैक्सेस का प्रेजेंस माना है, और इसलिए इस थ्योरी में इन्होंने माना है कि डेब्ट का जो आप कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज करते हैं डेब्ट को, डेब्ट का कंपोनेंट बढ़ाते हैं, या कहें कि फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ाते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा आपका, डेब्ट का कंपोनेंट जैसे जैसे बढ़ेगा आपका, वैसे वैसे आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गिरेगी। तो यहाँ इन्होंने डेब्ट के जो एडवांटेज हैं उनको स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, और एक्सप्लेनेशन इन्होंने दो प्रोपोजिशंस के रूप में दिया है कि टैक्स का मेन एडवांटेज आपका क्या है कि इस पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, वो इंटरेस्ट आपकी डिडक्टिबल एक्सपेंस है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। जब आप टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, तो अपने रेवेन्यू में से जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं डेब्ट पे, उसको डिडक्ट कर पाएंगे, और उसके बाद जो बचेगी अमाउंट, उसी पे टैक्स आपको देना है। सो योर टैक्स लायबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड। और ये जो टैक्स लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, इसका फायदा आपको अपने जो भी कैश फ्लोज उस प्रोजेक्ट से, किसी प्रोजेक्ट से फर्म को होने वाले हैं कैश इनफ्लोज, उनमें नजर आएगा। तो ये चीज इन्होंने यहां एक्सप्लेन की कि वैल्यू ऑफ द लेवरेज्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवरेज्ड फर्म प्लस टैक्स रेट, टीसी स्टैंड फॉर टैक्स रेट इनटू डी, डेब्ट। तो यहां पे इन्होंने वैल्यू ऑफ लेवरेज फर्म और वैल्यू ऑफ अनलेवरेज फर्म को बराबर नहीं माना है, बल्कि वैल्यू ऑफ लेवरेज फर्म ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां वैल्यू ऑफ अनलेवरेज फर्म में आपने जोड़ा क्या? टैक्स रेट इनटू डी। जो टैक्स एडवांटेज आपको मिल रही है, उस एडवांटेज को इन्होंने जोड़ दिया उसमें। तो ऐसे करके इन्होंने माना कि एक लेवरेज फर्म की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी एक अनलेवरेज्ड फर्म के मुकाबले। और इसको एक्सप्लेनेशन ऐसे इन्होंने दिया कि जब हम किसी फर्म की वैल्यू जो है डिटरमाइन करते हैं, तो उसमें हम किस चीज से डिटरमाइन करते हैं? उससे जो फर्म के जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं, उनकी वैल्यू से ही एक फर्म की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। और जब आप देख रहे हैं कि टैक्सेस का बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है, टैक्स एडवांटेज आपको मिलने जा रही है डेब्ट के कारण, increased use of debt will reduce your tax liability। तो टैक्स लायबिलिटी आपकी जब कम होने जा रही है, टैक्स एडवांटेज आपको मिलने जा रहा है, तो आपके जो फ्यूचर में कैश इनफ्लोज हैं, फर्म के जो फ्यूचर में मिलने वाले कैश इनफ्लोज हैं, वो भी बढ़ जाएंगे और आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी। सो टैक्स एडवांटेज विल हैव एन influence on your future cash inflows. It will increase your future cash inflows. So ultimately the value of the firm will get increased. ठीक है? इसके बाद इन्होंने दूसरी जो प्रोपोजिशन दी, यहां आप देखिए, यहां भी टैक्स बेनिफिट्स जो आपको मिलने जा रहे हैं, टैक्स एडवांटेज जो आपको मिलने जा रही है, उसके मुताबिक फॉर्मूले को एडजस्ट किया, 1 माइनस टीसी। तो यहां कहने का मतलब यह है कि कॉस्ट ऑफ द लेवरेज्ड इक्विटी, कॉस्ट ऑफ द लेवरेज्ड इक्विटी
इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द अनलेवरेज्ड इक्विटी प्लस डेब्ट इक्विटी रेशियो इंटू 1 माइनस टीसी टैक्स रेट इंटू RA मतलब कॉस्ट ऑफ अनलेवरेज्ड फॉर्म माइनस RD कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो यहां जो इन्होंने ये चीज एक इंसर्ट कर दी इस फॉर्मूले में 1 माइनस टीसी, इससे क्या हुआ कि जो आपकी कॉस्ट है लेवरेज्ड फर्म की इक्विटी उस पे उसका संबंध है लेवरेज लेवल से या कहें कि डेब्ट इक्विटी रेशियो से, लेकिन उसको कुछ हद तक ये जो टैक्स एडवांटेज आपको मिलने जा रही है ये चीज क्या कर दे रही है कि इसकी जो रेस्पॉन्सिवनेस है डेब्ट इक्विटी रेशियो को लेके उसको कुछ कम कर दे रही है। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी बढ़ सकती है डेब्ट के बढ़ने के कारण, लेकिन तुलनात्मक रूप से या कंपैरेटिवली कम बढ़ेगी क्योंकि टैक्स एडवांटेज वहां एक रोल प्ले करेगा। आपका डेब्ट जितना आप इस्तेमाल करेंगे, आपने देखा पिछली थ्योरी में कि डेब्ट इक्विटी रेशियो या डेब्ट का पोर्शन जितना इस्तेमाल ज्यादा करेंगे उतनी आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रही थी, लेकिन यहां भी बढ़ेगी, लेकिन उसको कह सकते हैं कि न्यूट्रल करने के लिए आपका ये टैक्स एडवांटेज ये काम करेगा। सो योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल नॉट इंक्रीज ड्रास्टिकली, इट मे शो ए माइनर increase, but the tax advantage will play a role here and it will reduce the cost of overall cost of capital and weighted average cost of capital। तो आप कह सकते हैं सिंपली कि आपकी लेवरेज फर्म की कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतनी तेजी से या उस तरीके से यहां बढ़ेगी नहीं कि आपके सस्ते डेब्ट का फायदा जो है उसको आपकी ना मिलने दे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट करीब करीब रहेगी क्योंकि आपका सस्ता डेब्ट का फायदा रहेगा और दूसरा एडवांटेज आपको टैक्स एडवांटेज जो मिल रहा है। तो ऐसे करके हम कह सकते हैं कि आपकी सस्ता डेब्ट का इस्तेमाल जितना आप करेंगे उतनी आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरती जाएगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं बढ़ने जा रही है क्योंकि टैक्स एडवांटेज विल प्ले ए रोल हियर। ठीक, तो दोनों चीज यहां इन्होंने स्वीकार कर ली। अगर टैक्सेस हैं तो दोनों चीज काम करेंगी, दोनों बेनिफिट आपको टैक्स के मिलेंगे। एक तो ये सस्ता है और इसके कारण आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगी, कम होगी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे जैसे आप डेब्ट बढ़ाएंगे कम होती चली जाएगी और वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी बढ़ती चली जाएगी डेब्ट के यूज के कारण, क्योंकि फ्यूचर में जो कैश फ्लोज आपको मिलने वाले हैं वो टैक्स एडवांटेज के कारण आपके कुछ बढ़ेंगे और एक लेवरेज फर्म की वैल्यू अनलेवरेज फर्म के मुकाबले ज्यादा होगी। सो डेब्ट विल प्ले ए रोल हियर। और ये थ्योरी सेकेंड वर्जन में इनकी जो है रियल वर्ल्ड के लिए एडमिट करती है कि डेब्ट कंपोनेंट कैपिटल स्ट्रक्चर में जैसे जैसे बढ़ेगा उसका फायदा आपको घटी हुई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रूप में मिलेगा और बढ़ी हुई वैल्यू ऑफ द फर्म के रूप में मिलेगा। सो डेब्ट और कैपिटल स्ट्रक्चर विल हैव ए रोल टू प्ले व्हेन वी आर गोइंग टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक, तो ये थ्योरी आपकी थ्योरी ऑफ रिलेवेंस मानी जा सकती है क्योंकि ये डेब्ट के रिलेवेंस को, डेब्ट के या कैपिटल स्ट्रक्चर के रिलेवेंस को एडमिट करती है।